प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्टाइल को भूले तो नहीं होंगे। अभी आप इन तस्वीरों को भूले तो आप नहीं होंगे। बिहार चुनाव में एनडीए की जो प्रचंड जीत हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी स्टाइल में गमछा लहराकर बिहार वासियों का अभिनंदन किया था, उनका धन्यवाद किया था, जो 202 सीटों का एनडीए को प्रचंड बहुमत उन्होंने दिया था। लेकिन सवाल यहां इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी को इस तरीके का मौका, ऐसा अवसर आखिर कब मिलेगा। क्योंकि जब से राहुल गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, या फिर कहें कि पर्दे के आगे से या फिर पर्दे के पीछे से, प्रत्यक्ष तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर, राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है, 70 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। जितनी सीटें इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती हैं, 89 सीटें जो जीती हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पार्टी पिछले 6 विधानसभा चुनावों में नहीं जीत पाई है। बराबर का आंकड़ा भी नहीं, बल्कि कम, उतनी सीटें नहीं जीत पाई है। तो सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का भविष्य आखिरकार क्या होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार से, उसके बाद एक एक कर सिलसिलेवार सभी राज्यों पर आएंगे और देखेंगे, आखिर में निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी की स्वीकार्यता इस देश की जनता के भीतर क्यों नहीं है। विधानसभा चुनावों की अगर बात करें, जिन राज्यों की मैं बात कर रहा था उन राज्यों में सबसे पहले बिहार की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 6 सीटें जीती, दिल्ली में 0, महाराष्ट्र में 16, झारखंड में 16, हरियाणा में 37, जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ 6 सीटें। और इन दोनों को, इन 6 के 6 राज्यों को अगर मिला दें तो यहां पर 81 इनका जोड़ बैठता है। मतलब पिछले 6 विधानसभा चुनावों में बिहार को लगाकर कांग्रेस पार्टी ने 81 सीटें जीती हैं और अकेले बीजेपी ने इसमें 89 सीट जीती हैं। ये जेडीयू से भी कम आंकड़ा है। इस चुनाव में जेडीयू ने भी 85 सीटें जीती हैं। हालांकि कमाल तो आरजेडी भी इस चुनाव में नहीं कर पाई, महागठबंधन पूरी तरीके से फेल यहां पर साबित हुआ। बिहार की ही बात करें तो लोकसभा चुनाव की भी अगर बात करें, जब 240 सीटों पर सिमट गया था आपका बीजेपी, जिस बीजेपी को 2019 में 303 सीटें मिली थी। मतलब ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आप समझ सकें कि डाउनफॉल जब आदमी का आता है तो एकदम नहीं आता है। 2014 से शुरू करते हैं, लगभग 40-45 सीटें थी, फिर 19 में 52 सीटें कांग्रेस की हुई और आपका 24 में 99 सीटें हुई। बीजेपी की 14 में 283 सीटें थी, फिर 303 2019 में हुई और 2024 में जब डाउनफॉल भी सीटों का आया तो 240 सीटों पर बीजेपी आकर रुकी। एनडीए की यहां पर सरकार बनी, साथी दलों के साथ सरकार बनाई, लेकिन ऐसा गमछा लहराने जैसा जो मौका था वो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाया। मतलब कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटों को भी अपने जीत के तौर पर देखा था। इस डाउनफॉल में भी बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें एनडीए जीतने में कामयाब रहा था। 12-12 सीटें जेडीयू और बीजेपी को मिली थी, 5 सीटें चिराग पासवान जीतने में कामयाब रहे थे, 1 सीट जीतन राम मांझी जीतने में कामयाब रहे थे। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो उस वक्त तो ये इंडिया ब्लॉक कहा जा रहा था, INDI अलायंस जिसे कहा जा रहा था, उसमें उसने 9 सीटें महज जीती थी, जिसमें से 4 आपका आरजेडी को मिली थी और महज 3 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। तो स्वीकार्यता के नाम पर राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं है बिहार की जनता को देने के लिए। या फिर उससे पहले चलिए महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र के चुनाव में कितना बहुत ज्यादा मेहनत की थी, वोट चोरी, ईवीएम, ये वो तमाम तरीके के मुद्दे उठाए थे राहुल गांधी ने, लेकिन सीटें कितनी जीतने में कामयाब रहे, सिर्फ 16। प्रचंड बहुमत वहां भी महायुति को मिला था। जम्मू कश्मीर में तो उमर अब्दुल्ला साथ में थे, उसके बावजूद भी वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए और सिर्फ 6 सीटें। हालांकि रैलियां और चुनाव प्रचार जम्मू कश्मीर में भी किया, महाराष्ट्र में भी किया, झारखंड में जेएमएम जैसी मजबूत पार्टी के साथ मिलकर भी वो सिर्फ 16 सीटें जीतने में कामयाब रहे, जबकि 34 सीटें आपका जेएमएम ने जीती थी। जो बहुमत का आंकड़ा 41 है, उसके बेहद करीब जेएमएम अकेला अपने दम पर पहुंच चुका था और जेएमएम तो अब बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने की तरफ झारखंड में आगे बढ़ रहा है। मतलब राहुल गांधी की लोकप्रियता या फिर स्वीकार्यता नहीं है। क्यों नहीं है, उस विषय की अगर बात करें तो राहुल गांधी एक तो पर्सनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टारगेट करते हैं। जब भी वो मोदी पर टारगेट करते हैं तो वो जनता को पसंद नहीं आता है।
दूसरा, बीजेपी पर आरोप लगाने के अलावा खुद का कोई प्लान नहीं लेकर आते हैं। मतलब अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो आरक्षण पर उन्होंने चोट की, यही कहा कि बीजेपी अगर तीसरी बार सरकार में आ गई एनडीए तो वो आरक्षण को खत्म कर देगी। ये नहीं बताया कि हम जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उनके लिए क्या करेंगे। 1-1 लाख रुपए का एक फॉर्म भी वहां से लोगों से देश भर में भरवाने की बात सामने आई थी, लेकिन कोई कहीं की स्वीकार्यता नहीं थी। मोदी दे रहे हैं, मोदी जब वादा करते हैं तो वो पता चलता है कि हाँ ये आदमी दे रहा है, ये आगे भी देगा। राहुल गांधी के बारे में क्या कहें, मतलब सत्ता में नहीं रहे हैं, सत्ता में ही नहीं रहे हैं, अपनी सीट तक छोड़कर उत्तर प्रदेश से वो केरल के वायनाड से जाकर चुनाव लड़ते हैं। तो यहां भी जो विश्वसनीयता है राहुल गांधी की, उस पर बहुत सारे सवाल उठे। यहां भी संकट के जो बादल हैं वो मंडरा है। इस बिहार चुनाव की ही अगर लेकर हम बात चलें तो यहां एसआईआर का मुद्दा बहुत ज्यादा राहुल गांधी ने उठाया था। 15 दिन की पैदल यात्रा तेजस्वी यादव को साथ लेकर की भी थी। उस यात्रा में किन नेताओं को बुलाएगा? एमके स्टालिन जो मतलब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और वहां बिहारियों को कितना अपमानित नजरों के साथ देखा जाता है, उन नेताओं के जरिए वो नेता बिहारियों को लेकर, हिंदी भाषी लोगों को लेकर किस तरीके से अभद्र टिप्पणी, गंदी टिप्पणियां करते हैं, उन लोगों को वहां बुलाया जाता है। चन्नी को बुलाया जाता है, आपका जो बिहारियों को लेकर अलग तरीके की बहुत अभद्र तरीके की टिप्पणी करते हैं। मतलब सारे उन लोगों को बुलाया जाता है जो हिंदी भाषी लोगों को पसंद नहीं करते, खासतौर पर बिहारियों को जो गाली देते हैं, ऐसे लोगों को वहां चुनाव प्रचार में बुलाया गया और फिर वोट चोरी जैसा आरोप लगा दिया गया। चुनाव से 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के द्वारा की गई जिसमें हरियाणा का जिक्र किया गया। इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह कहा गया, मतलब बिहार का चुनाव है और हरियाणा का आप एग्जाम्पल अगर देंगे तो जनता कैसे कनेक्ट करेगी? जब उनकी भाषा में ही आप संवाद नहीं करेंगे तो कैसे जनता यहां कनेक्ट करेगी? अच्छा, एक नारा आपने बीच में सुना होगा कि सोशल मीडिया पर चला था, एक थी कांग्रेस, कांग्रेस मुक्त भारत। उस तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ रही है। राज्यों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और आपका तेलंगाना के अलावा कांग्रेस पार्टी की कहीं सरकार नहीं है। गठबंधन में सरकार जम्मू कश्मीर में है, जहां मतलब नैतिक तौर पर समर्थन है, वैसे कोई सरकार में शामिल नहीं है, कोई मंत्री पद या फिर कोई सरकार में पद कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। झारखंड में जेएमएम के साथ गठबंधन था, यहां से जेएमएम गठबंधन को तोड़ने की बात कर रही है। जिस तरीके से बिहार में विधानसभा में चुनाव में सीटें मांगी गई थी जेएमएम के द्वारा और वो सीटें नहीं दी गई, कांग्रेस पार्टी ने आखिरी वक्त पर धोखा दिया। जिस वक्त नॉमिनेशन का जिस दिन आखिरी दिन था, उस दिन कांग्रेस पार्टी ने फाइनल किया कि जेएमएम को सीटें नहीं देंगे। तो एक और राज्य में आने वाले वक्त में भगवा अगर लहराया जाता है तो बहुत ज्यादा आप कहें कि अचंभित मत होइएगा। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार सिकुड़ती जा रही है। राहुल गांधी जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देश की राजनीति की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे हैं और वो नहीं पकड़ पा रहे हैं कि आखिर देश की जनता को क्या चाहिए। जिस तरीके से विदेशी जो टूल किट हैं वो भी अक्सर एक्टिव होती दिखती हैं और जो एजेंडा विदेशों का है मोदी के खिलाफ, उस पर भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं समर्थित होती दिखती है। ट्रंप का बयान कि भारत तो डेड इकोनॉमी है, उस पर राहुल गांधी सहमत होते हुए दिखते हैं। ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया भारत पाकिस्तान का, तो भारत सरकार से अलग, भारत सरकार की नहीं माननी है लेकिन ट्रंप की जरूर माननी है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी के बारे में ये कहते हैं कि देश की जनता के भीतर उनकी स्वीकार्यता नहीं है। वो राज्य स्तर की बात हो या फिर नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय स्तर की बात हो। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो उनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। एक अगर मतलब छोटा सा गांव में प्रधानी का चुनाव भी होता है और वहां भी अगर कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो वहां भी लोग मोदी के नाम पर वोट दे देते हैं। इतनी स्वीकार्यता प्रधानमंत्री मोदी की है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछले 6 विधानसभा चुनावों में रहा है, वो बीजेपी का बिहार वाला जो नंबर है उस तक भी नहीं पहुंच पाई है। उस पर आप लोगों की राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।